हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम इस श्रृंखला के लेक्चर नंबर 3 में जो स्वर के बारे में जब हम बात कर चुके थे लेक्चर नंबर 1 में, कुछ चीज़ें छूट रही थी जो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें दो चीज़ें मुझे दिख रही थी कि विव्रत और संवृत प्रकार के जो स्वर के आधार पे जो वर्गीकरण है स्वरों का, तो उसमें कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें से विव्रत स्वर कौन सा है, अर्ध विव्रत कौन सा है, संवृत कौन सा है। तो उसके कुछ उदाहरण हम देख लेंगे ताकि अगर इनसे कोई प्रश्न आता है कभी किसी परीक्षा में तो हम उसको आसानी से हल कर पाएँ। तो जब हम संवृत और विव्रत प्रकार के स्वरों के रूप में देखते हैं तो इसमें जो परिभाषा बनती है संवृत की, तो उसको हम देख लेते हैं। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार यानी जो हमारा मुंह है वो सकरा हो जाता है, मतलब इस संख्या में 4 होते हैं। जब उनको उच्चारण करते हैं तो मुख द्वार हमारा उतना प्रॉपर खुला हुआ नहीं रहता है। ठीक है, तो जैसे उसके उदाहरण है, उदाहरण से ज़्यादा हमको याद रहेगा ई ई उ ओ। जब हम उच्चारित करते हैं तो स्वर जो हमारा मुंह का जो खुलना है वो उतना प्रॉपर नहीं रहता, कुछ सकरा हो जाता है, उसको नैरो हो जाता है। तो इसके उदाहरण हम याद रखेंगे संवृत स्वरों में। इसमें छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, इन 4 प्रकारों को हम याद रखेंगे। ये हमारे आते हैं संवृत प्रकार के स्वरों के उदाहरण के रूप में। तो अगर कभी आता है कि संवृत प्रकार के स्वर कौन से होते हैं तो हमको याद होना चाहिए कि वो स्वर हैं जिनको बोलते समय हमारा मुंह का द्वार होता है थोड़ा नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है। दूसरा आता है इसमें फिर अर्ध संवृत। तो इसमें क्या है, मुख द्वार कम सकरा होता है, सकरा तो होता है लेकिन चूंकि अर्ध इसका नाम ही है तो पहले की अपेक्षा कम सकरा होता है। तो इसके 2 उदाहरण हैं ए और ओ। ठीक है, ए नहीं है, ए ओ औ। तो इसमें कौन से वाले पार्ट हैं, उनके शुरुआती पार्ट हैं अर्ध, जिसमें आते हैं ए वाले। ठीक है, जबकि पहले वाले में क्या था, संवृत में दोनों ई थी और दोनों प्रकार के ऊ थे। ये हमारे पे ए और ए, ये हमारे अर्ध संवृत प्रकार के में आते हैं दोनों। फिर आता है तीसरा जो महत्वपूर्ण है, विव्रत प्रकार के स्वर जो उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख का द्वार पूरा खुला होता है। जो मुख का द्वार है, हमारा मुंह है, पूरा ओपन होता है, जैसे आ तो इस प्रकार के ये 2 उदाहरण दिए हुए हैं। तो अगर इस तरह का कभी आता है कि तो हम अपना जरा बोल करके देख लेंगे कि इसमें मुंह का द्वार है हमारा किस प्रकार खुल रहा है, और उससे हम चीज़ों को जब अभ्यास किया रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो ये विवृत प्रकार के 2 उदाहरण याद रखने हैं कि इसमें हमारा मुंह का द्वार पूरा खुल जाता है। इसके बाद चौथा आता है इसमें अर्ध विवृत। तो अर्ध विवृत के स्वर में मुख का द्वार अर्ध खुला होता है, जितना पहले खुलता था आ के संदर्भ में तो उसमें उससे अर्ध खुला होता है, उससे आधा खुलता है। तो इस संख्या में होते हैं हमारे 4। तो जैसे उसमें बड़ा आ था तो इसमें क्या है, केवल छोटा आ है, ए आ आ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 उदाहरण ये हैं। तो इन उदाहरणों को याद रखेंगे तो हमको आगे दिक्कत शायद कम आए एग्जाम में और हम चीज़ों को आसानी से कर पाएँ अगर इस तरह के कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 4 तरह से हमने कौन से बताए, संवृत, इसमें दोनों ई और ऊ हैं। फिर हमारा अर्ध संवृत ए और ओ। फिर हमारा आ गया विवृत, बड़ा आ और आ बल्कि चंद्र लगा है। और फिर अर्ध विवृत में तो ये भी 4 प्रकार के, इसमें मुख का द्वार आधा खुलता है, विवृत की अपेक्षा कम खुलता है इसमें। तो इसमें छोटा आ है, ए है, आ है और आ है। इसमें आ जब कह सकते हैं इसको, आ की मात्रा कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब हम जितना अभी तक हमने पढ़ा है स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में, तो उसके कुछ हम उदाहरण कर लेते हैं ताकि थोड़ा अभ्यास भी हो जाए हमें, और जो जो हमने किया है एक बार फिर से हमें रिवाइज भी हो जाए। तो ये निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से कौन सा होता है, हमने जब पढ़े थे वर्ग पढ़े थे अलग अलग से, जैसे हमने पढ़ा था एक क वर्ग, तो का वर्ग तो सारे जुड़े होते हैं किससे, कि तो सारे कंठे होते हैं। तो हमको याद होना चाहिए कि ये सारे क्या हैं, कंठे हैं। फिर उसके बाद में अगला कौन सा था हमारे पास, चा वर्ग। और चा वर्ग कौन सा था हमारा, यही हमारा किससे जुड़ा हुआ था, तालु से। जो चा वर्ग था यही हमारा से किससे जुड़ा है, तालु। इसी को हम क्या कहते थे, तालव्य। तालु से जुड़े हुए जो हैं वो तालव्य। तो जो भी हमारे चा वर्ग वाले होंगे, तो जैसे हमारे ऑप्शन दे रखा था क है, छ है
और ठ है और ड़ा है और ठा है और माँ है। तो ये बारे में कौन कौन से थे हमारे? च, छ, ज, झ और यहाँ। ये जो हमारे 5 थे यही हमारे किस में आते हैं? तालब्य में आते हैं, तालु में आते हैं। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या हो जाना चाहिए? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा छ, क्योंकि क वाला तो क वर्ग कंठे है। और जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको हम देखेंगे ठ किस में आता है और माँ किस में आता है। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ के लिए उदाहरण इसमें क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन है, या है, ह है, ला है या फिर रा है। तो जब हम अंतस्थ के बारे में बात कर रहे थे तो हमको याद आ जाना चाहिए फिर से कि अंतस्थ में कौन कौन से थे हमारे पास। तो हमारे पास 4 थे, या, रा, ला और वा। तो इन चारों में देखिए कौन सा इसमें जो नहीं है, तो वो हमारा दिस वन यहाँ पे नहीं है। बाकी 3 हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो बहुत आसान तरीके से हम इन चीज़ों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो वर्ण व्यंजनों की बात की थी। व्यंजनों के हमने 3 प्रकार बताए थे। सबसे पहले हमारा कौन सा था? पहला हमारा था अंतस्थ। तो अंतस्थ तो अभी हमने देख लिया। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा आते हैं। ठीक है, या, रा, ला, वा। दूसरा कौन सा था हमारे पास? दूसरा था हमारा ऊष्म। ऊष्म में हमने कौन कौन से बताए थे? इसमें देखिए कौन कौन से दे रखे उदाहरण। शा, श, श और सा और हा, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ढ, चा, छ, जा, झ। इसमें कौन सा ऊष्म में आना चाहिए? तो हमने ऊष्म के उदाहरण जब पढ़े थे तो हमने देखा था कि ये वाले हमारे शा वाले जो हैं और हा वाला ये हमारे आते हैं ऊष्म में, बाकी ये अलग हैं। तो सही आंसर हमारा क्या है? श, श, सा और हा। ये 3 प्रकार के जो 4 हैं हमारे, जो ये सारे ऊष्म व्यंजन के उदाहरण हैं। तो बहुत आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो हमें याद आ जानी चाहिए दीर्घ स्वर में क्या बना था कि एक अ और दूसरा आ मिलके क्या बन जाता था? बड़ा वाला आ बन जाता था। ऐसे ई प्लस ई मिलके क्या बन जाती थी? बड़ी ई। ओ प्लस ओ मिलके क्या बन जाता थे? बड़ा ओ। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखे थे कि इसमें से कौन से दीर्घ स्वर हैं। और एक हमारा अगला कौन सा था? रेर वाला था। रेर और रेर को भी जोड़ दें तो इसमें भी इसकी मात्रा एक बढ़ जाती है। तो ये हैं, ये तो हमारे दीर्घ स्वर हैं। तो कौन सा है दीर्घ स्वर जो नहीं है? दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है इसमें से। तो सॉरी, दीर्घ स्वर का उदाहरण है, पूछा है हमसे। तो इसमें कौन सा? बाकी सब तो नहीं है। कौन सा उदाहरण है हमारा? बड़ी वाली ई जो हमारी है ये हमारा दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ऐसे अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन हमने पढ़े थे। अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं? तो हमने जब इसको डिफाइन किया था तो उसमें हमने देखा था कि अल्प प्राण में क्या होता है कि जब हम उसको बोलते हैं तो हमारी जो हवा का व्यय है, जो हमारा वायु का व्यय है वो कम होता है। वायु का व्यय कम होता है। और जब जो ज़्यादा वाले होते हैं तो हमने पढ़ा था कि जो हमारे क वर्ग हैं, जैसे क वर्ग के कौन कौन से थे? क, ख, ग, घ और ण। इनसे हमें पता लग जाएगा कि इसमें जो पहला है, तीसरा है और 5वां, इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो हमें इसमें हवा का व्यय होता है कम। तो ये जो कम वाले हैं वो कहलाएंगे हमारे अल्प प्राण। जबकि ख और घ इसको बोलने में हमें हवा का व्यय ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो ये हमारा हो जाता है, ये हमारे हो जाते हैं महाप्राण। तो ऐसे ही हमारे हर वर्ग में है, पहला, तीसरा और 5वां ये अल्प प्राण होता है जिसमें हवा का व्यय कम होता है, हवा कम खर्च होती है बोलने में। और दूसरा और चौथा ये हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इनको बोलने में जब आप उच्चारित करके देखेंगे तो पता लगेगा कि ये इनको बोलने में हमें ज़्यादा हवा का ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें से देखें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए तो पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण होता है। तो पहला कौन सा है? पहला, तीसरा कौन सा है इसमें? पहला है, तीसरा, तीसरा बल्कि मिल जाएगा हमें ग। पहला नहीं है, तीसरा मिल जाएगा तो ग है हमारे पास, और 5वां होना चाहिए था। इनमें से एक सही है, तो ये कौन सा है? ग इसमें अल्प प्राण है। ठीक है। ऐसे हम औरों को भी देख सकते हैं कि ख उसमें दूसरा हमारा च वर्ग था, तो च वाले में भी देख लेंगे अल्प प्राण कौन से। तो अभ्यास कर लेना इसका कि अल्प प्राण इनमें कौन से हमारे 5 वर्गों में क वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और
दूसरा कौन सा ट वर्ग, इन सब में इसी तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। सेम तरीका लागू होगा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। फिर हमने पढ़ा था अघोष और सघोष। तो कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है केवल घोष लिखा हो, तो घोष लिखा है तो अ मतलब तो हो जाता है नहीं, अघोष का मतलब तो हो जाता है नहीं, और केवल अगर घोष लिखा है तो घोष सहित या सघोष दोनों एक ही बात हो गई, मतलब दोनों में घोष शामिल है। इसमें अ लगा हुआ है तो ये शामिल नहीं है। तो प्रश्न इसमें है कि इसमें से घोष कौन सा है। तो इसमें भी हमने जब देखा था, इसको फिर से याद करेंगे, तो क ख ग घ और ऋण, ऐसे हमारे जो जितने वर्ग हैं पांचों वर्ग, इनमें से जो पहले दो होते हैं वो अघोष होते हैं और अंतिम तीन होते हैं सघोष। ये जो हमें हमारे वो कैसे हैं, अघोष हैं, और अंतिम तीन हमारे जिनको घोष कह सकते हैं, और दूसरा नाम इनके हो सकता है सघोष। ठीक है। अब इसमें से हमारा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सघोष या घोष है। तो ऐसे ही हम देखें, ज वाला, क वाला तो हमारा नहीं है, घोष ये अघोष में आएगा। ट वाला ये भी पहला वर्ड ही है तो ये भी अघोष में आएगा। च वाला ये भी पहला वर्ड ही है तो ये भी अघोष में आएगा। जबकि जा देखेंगे तो जा क्या आता है, जा हमारा आता है च छ ज झ और फिर यहाँ में आता है। तो देखो ये तीसरा वर्ड हो गया, तो ये दो तो हो गया अघोष और ये अंतिम तीन कौन से हैं, सघोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज इसमें सघोष और बाकी। तो इसी प्रकार से हम पांचों वर्गों में अभ्यास कर सकते हैं कि पहले दो जो वर्ड हैं, प्रथम दो वर्ड क्या कहलाते हैं हमारे, प्रथम दो हमेशा अघोष कहलाएंगे, जैसे यहाँ पे दोनों क्या हैं, पहले अघोष, और अंतिम तीन जो हैं वो सघोष। और दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका, सघोष की जगह केवल घोष भी अगर लिखा हुआ है पेपर में क्वेश्चन में तो इसको भी सही कर लेना है। तो पांचों के लिए अभ्यास कर लेंगे इस चीज़ का। फिर हमारा इसमें पांच छोटा सवाल पूछा है, कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर हमने जब पढ़े थे कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो हम देख सकते हैं, हमने भी बताया था उदाहरण में कि जब आ और आ मिलके बड़ा आ बन जाता है, तो ऐसे ही बड़ी ई बन जाती है, बड़ा ऊ बन जाता है, और तीसरा क्या था, इसमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो यही हमारे चार क्या थे, दीर्घ स्वर थे। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमें दिख रहा है साफ कि इसमें ओ दीर्घ स्वर नहीं है। और ओ किस में था, ये भी याद आ जाना चाहिए। तो ओ हमारा कौन सा था, ओ आता था हमारा किस में, दीर्घ में नहीं आता था बल्कि किस में आता था, संयुक्त में, संयुक्त स्वर में। संयुक्त स्वर कौन कौन से थे हमारे पास, जब हम बनाते थे ए कैसा बनता था, आ प्लस ई मिलके, और दूसरा कौन सा था, ए, तो ए क्या हो जाता था, और इसमें जब ए बनाते थे तो अ में, सॉरी एक चीज़ गलत हो रही है यहाँ पे, क्या गलत हो रही है, इसको हम जब करेंगे तो इसमें आ ही जोड़ेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अ प्लस, अब इसमें जोड़ देंगे ए, तो ये बन जाएगा ए बन जाएगा तब। अब ओ कैसे बनता है, तो ये बनता है हमारे पास आ प्लस ऊ मिला के, छोटा वाला ऊ बनेगा। और जब बनाना हो हमको औ, तो औ क्या बनेगा, आ में ही क्या जोड़ दिया जाएगा, ओ, आ में ही क्या जोड़ दिया जाएगा, ओ, तभी औ बन जाएगा। तो ये हमारे कैसे स्वर थे यहाँ पे, संयुक्त। तो ओ हमारा कैसा है, संयुक्त स्वर है। और संयुक्त स्वर कैसे बनता है, जब आ में ऊ मिला दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं और इसी प्रकार से हम अभ्यास करते रहेंगे। तो जो हमारी हिंदी वर्णमाला का जो अभी हमने पढ़ा है, ये स्वर कौन से होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने, जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि स्वर हमारे हैं, कुल स्वर कितने हैं, हमें फिर से एक बार याद करना पड़ेगा। स्वर हमारे टोटल कितने हैं, स्वर हमारे हैं 12। इसमें मूल स्वर कितने हैं, मूल है हमारे 4, अभी हमने पढ़े थे, छोटा बड़ा छोटी मूल स्वर हमारे 4 कौन से थे, आ ई ऊ और ऋ। ऐसे हमारे दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वर भी कितने हैं, 4 हैं, 4 अभी हम पढ़ चुके हैं, बार बार हमने देखे हैं। इसके बाद में संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी हमने अभी जस्ट पढ़े, दिस वन। तो ये भी हमारे कितने हैं, 4। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे सारे स्वर कितने हो गए, 12। और हमारे इसके बाद में क्या होता है, व्यंजन, व्यंजन भी हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन हमारे टोटल कितने हैं, 45। तो स्वर 12 और ये 45, तो टोटल हमारे कितने बन जाएंगे इसमें, टोटल हो जाएगा 57। कितने वर्ण हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में, हिंदी में कितने वर्ण हैं,
57, टोटल 57। जब हम 45 की इसको डिवाइड करते हैं तो ये भी हम अलग अलग चाहें तो इसको भी हम पूरे 45 को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारी पहली यूनिट है वर्ण विचार की वो संपूर्ण हो चुकी है। पहले में जितनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली हैं। तो जो ये 3 लेक्चर हुए हैं पहली यूनिट को लेकर के, वर्ण विचार उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं का सिलेबस के अनुसार है। तो ये आप देख लेंगे तो आप, मुझे उम्मीद है कि हम जितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे इससे, इस 100 नंबर के पेपर में, तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसी का अभ्यास लगातार करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।